अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अय्याज शुजा। मेरे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद। दोस्तों, जिन खबरों पे आज बात आपसे करेंगे उनमें सबसे पहले 5 नवंबर 2024, ये एक बड़ी अहम तारीख है और इसमें पाकिस्तान के मौजूदा सियासी बहरान के हवाले से इसकी बड़ी अहमियत है। और इसी तारीख के हवाले से असाब की जंग जारी है दो फरीकैन में। वो कौन है, इस पर बात करेंगे। और दूसरी खबर यह है कि सवाबी जलसा आज था पीटीआई का, लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पर आज DGISPR ने बड़ी तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस पे भी बात करेंगे और उसके हवाले से बांग्लादेश में जो कुछ हुआ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ ही वो जुड़ा हुआ है, उस पर भी बात करेंगे। जबकि आखिरी खबर, सवाबी में आज PTI ने अपनी ताकत का मुजाहरा किया है। बड़ा अजीमुल शान जलसा हुआ है। जलसा शुरू होने के बाद भी सवाबी इंटरचेंज जो था वो मुकम्मल तौर पे बंद था। इस पर सबसे पहले बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो एक बड़ी अफसोसनाक इसी जलसे के हवाले से खबर थी कि PTI के जो पंजाब से कारकुन जाना चाह रहे थे सवाबी जलसे में शिरकत के लिए, उनको बड़ी बुरी तरह उनके ख़िलाफ़ ऑपरेशन किया गया। उनको लाहौर समेत पंजाब के लारी अड्डों से गिरफ़्तार किया गया। पंजाब के जो KPK की जानिब जाने वाले रास्ते थे वहाँ पे नाके लगाकर इनको गिरफ़्तार किया गया और एक बड़ी तादाद को या गिरफ़्तार कर लिया गया या उनको कहा गया कि आप सवाबी नहीं जा सकते, उनको थोड़ी दूर ले जाकर छोड़ दिया गया। इस हवाले से वज़ीर पंजाब को ज़रूर वजाहत करनी चाहिए कि उनके सूबे में ये सियासी हकूक़ पर किस तरह डाका डाला गया, किसके कहने पे पंजाब पुलिस ने ये ऑपरेशन किया लारी अड्डों पर और नाकों पर खड़े होकर किस तरह इन सियासी कारकुनान को वापस भिजवाया गया या गिरफ़्तार किया गया। जहाँ तक जलसे का ताल्लुक़ था तो जलसा यानी पावर शो कमाल था, बहुत बड़ा, यानी KPK के लिहाज से बहुत बड़ा पावर शो था, बहुत बड़ा जलसा था और आवाम ने जोक तर जोक इसमें शिरकत की। ताहम फिर एक अफसोसनाक मंजर देखने में आया कि जलसे के ऊपर मीडिया पर पाबंदी थी और जलसा सिर्फ सोशल मीडिया पर नज़र आ रहा था। मेन स्ट्रीम मीडिया पर जलसे की वैसे कवरेज करने की इजाज़त नहीं थी और ये वही खुफिया हाथ हैं जो इससे पहले भी PTI के ख़िलाफ़ इस वक्त मेन स्ट्रीम मीडिया पर एक पॉलिसी अपनाए हुए हैं कि उनको कम से कम कवरेज दी जाए और अगर कवरेज दी जाए तो नेगेटिव कोई ख़बर चलाई जाए। और उसी का नतीजा है कि मैं इस इंडस्ट्री से मैंने प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से गुज़श्ता 31 साल से वाबस्ता हूँ। इस वक्त ये बहरान का शिकार है क्योंकि आवाम जो ख़बर देखना चाहते हैं या पढ़ना चाहते हैं वो हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया पे नहीं है, यानी अखबारात और चैनल्स पे नहीं है। उसका ब्लैकआउट किया जा रहा है और लोग फिर उसकी वजह से सोशल मीडिया की रुख कर रहे हैं जहाँ उन पे उनको ये खबर मिल रही है। अगरचे पाकिस्तान में सोशल मीडिया भी पाबंदियों का शिकार है मेन स्ट्रीम मीडिया की तरह, लेकिन VPN लगाकर बहरहाल कुछ ना कुछ सोशल मीडिया के ज़रिए लोगों को खबरें पहुँच रही हैं जो वो देखना चाहते हैं। तो सवाबी जलसा एक बड़ी कामयाब कोशिश थी PTI की मौजूदा हालात में। जो मेरी पहली खबर थी कि नवंबर 2024 से पहले एक असाब की जंग है जो गुज़श्ता 2.25 साल से दो फरीकैन यानी इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जारी है। अब देखना यह है कि नवंबर 2024 से पहले कौन इस जंग को जीता है, किसके असाब जवाब देते हैं। सवाबी जलसा एक बहुत अच्छी कोशिश थी 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात के बाद प्रेशर बिल्ड करने की, PTI की जानिब से अपनी अवामी ताकत दिखाने की, क्योंकि एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा था चंद जर्नलिस्ट की तरफ से कि लोगों ने वोट तो PTI को दिए लेकिन PTI अपनी अवामी ताकत दिखाने में नाकाम हो गई है, इसलिए इमरान खान से इस्टेब्लिशमेंट मुज़ाकरात नहीं कर रही। लेकिन आज उन्होंने उनके इस तासुर को भी गलत साबित कर दिया है। अब सवाबी जलसे से ही जुड़ी खबर है कि आज DGISPR ने इस हवाले ने आज इस जलसे के मौके पे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी हुई थी। बड़ी तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिनमें कुछ चीज़ें बड़ी अहम थीं। आज फिर उनकी तमाम तर तान जो थी वो डिजिटल दहशतगर्दों पर टूटी और उन्होंने कहा कि डिजिटल दहशतगर्द बेज़मीर लोग हैं जो चंद पैसों के लिए अपनी रियासत के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करते हैं और मुल्क के बदतरीन माशी हालात के हवाले से उन्होंने कोई बात नहीं की। SIFC को अभी तक $1 की इन्वेस्टमेंट नहीं मिली, इस पर उन्होंने अभी तक कोई बात नहीं की। उनसे जब ईरान से स्मगल शुदा तेल के हवाले से सवाल किया गया तो उस वक्त उन्होंने कहा कि जी इसका आर्मी परमिट नहीं देती, वहाँ जो बॉर्डर पे लोग हैं इंतहाई गरीब और ज़रूरतमंद हैं और ये उनका वाहद गुज़रौक़ात है, जब तक वहाँ तरक्की नहीं हो जाती इसे बंद नहीं किया जा सकता। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि अफ़गानिस्तान के साथ जो इससे भी हमारा तवील बॉर्डर है और बकौल DGISPR जनरल अहमद शरीफ साहब के हमारा 2600 से ज़ायद किलोमीटर का बॉर्डर अफ़गानिस्तान के साथ है और सिर्फ 900 से ज़ायद किलोमीटर का ईरान के साथ है। तो अफ़गानिस्तान के साथ जो KPK का और कुछ हिस्सा लगता है तवील जो बॉर्डर है KPK के साथ,
उसमें भी लोग बड़े यानी कि गरीब हैं, बड़े पसमानदा हैं, तो उनको भी फिर मंशियात और असलहा और दीगर चीज़ें स्मगल करने की इजाज़त देनी चाहिए, क्योंकि हम उनके हालात तो ठीक नहीं कर सके 77 साल में, तो फिर इस तरह की तमाम स्मगलिंग की इजाज़त होनी चाहिए। और उन्होंने एक बार फिर इस अज़म का अदा किया कि कौम के फ़ायदे से पीछे नहीं हटेंगे। सियासी लॉबिंग फर्म्स हायर की जाती हैं, सरकारी दौरों पर एहतजाज के लिए पैसा लगाया जाता है, यानी हुकूमती सियासी दौरों पर, और पैसा लगाया जा रहा है कि पाकिस्तान की मईशत की दुनिया मदद ना करे। वो चाहते हैं कि पाकिस्तान में इंतशार फैले जिससे इनको फ़ायदा हो। यहाँ एक माफिया है जो नहीं चाहता कि पाकिस्तान के अवाम तरक्की करें। माफिया को जवाब है कि तुम जो कुछ मर्ज़ी कर लो, मुल्क की तरक्की किसी सूरत नहीं रुकेगी। अब देखना यह है कि इस वक्त पाकिस्तान में कल ही देख रहा था एक रिपोर्ट कि जो दुनिया के 10 ममालिक जिनको बदतरीन खर्चा है डिफ़ॉल्ट का सन 2024 में, उसमें पाकिस्तान भी मौजूद है। तो माशी तरक्की का आप अंदाज़ा इससे लगा सकते हैं। अच्छा, ये सारा उन्होंने जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इनमें से कुछ चीदा ये हैं, और उन्होंने इसमें एक ये भी दावा किया कि हम जो है 8 लाख एकड़ पंजाब में ज़मीन जो है वो हमने ज़ेर काश्त लाए हैं। जबकि सवाल ये पैदा होता है कि ये तो फ़ौज का काम ही नहीं है, ये काम है हमारे महकमा ज़राअत का, ये काम है हमारी पंजाब हुकूमत का, कि वो करते तो ज़्यादा बेहतर था। अब इस ज़िमन में एक और था कि सुहेल वड़ाइच साहब का कॉलम जो उन्होंने 7 फरवरी 2024 को लिखा, और ये इस वक्त सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रहा है। आज जो बांग्लादेश में आज इनकलाब आया है, शेख हसीना वाजिद को मुल्क छोड़ के फ़रार होना पड़ा इंडिया, अगरतला पहुंचेंगी, अगरतला से फिर आगे वो इंग्लैंड जाएंगी। तो उन्होंने जो कॉलम लिखा था, मैं सिर्फ आपको याद करवा दूं कि उनका कॉलम ये था कि 7 फरवरी को इलेक्शन से सिर्फ एक दिन पहले कि मुल्क में बांग्लादेश मॉडल आ रहा है, मालूम नहीं हतमी तौर पर क्या होगा, मगर फ़िलहाल ये तय हुआ कि इंतखाबात के बाद पाकिस्तान में बांग्लादेश की तरह मुस्तहकम सियासी हुकूमत कायम की जाएगी और उसे मुक़तदरा यानी इस्टेब्लिशमेंट की और अदलिया की मुकम्मल मदद और हमायत से 10 साल तक चलाया जाएगा। अच्छा, ये सुहेल वड़ाइच साहब का जो बांग्लादेश मॉडल का कॉलम आज बड़ा डिस्कस हो रहा है, वो इस हवाले से हो रहा है कि वहाँ पे बांग्लादेश में इस वक्त जो अवामी इनकलाब आया तलबा की तहरीक से, जिसमें अगरचे सैकड़ों लोग अपनी जान से गए, लेकिन उसके नतीजे में शेख हसीना वाजिद को इक़्तिदार छोड़ के भागना पड़ा। तो अब उस मॉडल का क्या बनेगा जो जिसकी हमें शनीद 7 फरवरी 2024 को सुहेल वड़ाइच साहब ने दी थी। अब वो मॉडल तो बांग्लादेश में ही फेल हो गया, तो क्या पाकिस्तान में वो मॉडल चल पाएगा? ये बहुत बड़ा सवाल है, ना सिर्फ सुहेल वड़ाइच साहब से बल्कि उस मुक़तदरा से भी जो इस हुकूमत को 10 साल तक चलाना चाहती है। और उसका आप अंदाज़ा लगा लें इस हुकूमत के विजन का कि एहसन इकबाल साहब ने फिर मीडिया पे बयान दिया है, मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि इस वक्त उनके पाकिस्तान की रियासत के पास सरकारी मुलाजमीन को तनख्वाहें और पेंशन देने के लिए पैसे नहीं हैं। लेकिन फिर उन्होंने इस अज़म का अदा किया है कि सन 2047 यानी जब पाकिस्तान की क़याम को 100 साल गुजर जाएंगे तो पाकिस्तान माशी मैदान में इंडिया को पीछे छोड़ चुका होगा। इस वक्त पाकिस्तान शायद जो पहले 50 ममालिक हैं मईशत के लिहाज से, उनमें भी उसका शुमार नहीं हो रहा, और इंडिया दुनिया की 5वीं बड़ी माशी ताकत बन चुकी है और चौथी माशी ताकत जल्द बनने जा रही है। और मैं यहाँ आपको ये भी वाज़ह कर दूँ कि अगले 15 से 20 साल में वो दुनिया की तीसरी बड़ी माशी ताकत होगी, और इससे आगे फिर उनका सफ़र जो है वो दूसरी माशी ताकत पर जाकर रुकेगा, क्योंकि चीन जो है वो उस वक्त दुनिया की पहली माशी ताकत बन चुकी होगी। तो इससे अंदाज़ा लगाएं हमारी हुकूमत के विजन का कि इस वक्त हमारे पास तनख्वाहें देने के लिए और पेंशन देने के लिए पैसे नहीं हैं, लेकिन हम 100 साल यानी कि अपनी जब 100वीं सालगिरह क़याम की करेंगे तो उस वक्त हम माशी तरक्की में इंडिया को पीछे छोड़ चुके होंगे, यानी हम दुनिया की नंबर 1 माशी ताकत बन चुके होंगे। क्योंकि 2047 तक इंडिया दुनिया की दूसरी, यानी ये उम्मीद की जा रही है कि तीसरी तो वो यानी लाजमी होगी, लेकिन दूसरी की तरफ उसका सफ़र जारी होगा। अब मैं बात करूंगा उस पहली खबर की तरफ कि जो मैंने कहा कि असाब की जंग है, और ये 5 नवंबर 2024 से पहले किसी एक फ्रीक यानी इस्टेब्लिशमेंट या इमरान खान को जीतना है और दूसरे फ्रीक के असाब जवाब दे जाएंगे। अच्छा, इन के हवाले से इस्टेब्लिशमेंट अब तक इमरान खान को कई बार पेशकश कर चुकी है, और इस हवाले से हुकूमती जो वज़रा हैं वो भी बड़े शाकी नज़र आते हैं कि इतवार के रोज़, छुट्टी के रोज़, ऑड औकात में, यानी बिल्कुल ऐसे औकात जिसमें मुलाकात की इजाज़त नहीं है, शाम को और शाम के बाद कुछ ऐसी शख्सियात इमरान खान से मिलती हैं जिनको बराह रास्त इस्टेब्लिशमेंट की आशीर्वाद हासिल होती है। क्योंकि मैं 31 साल जेल की बीट करता रहा हूँ पंजाब की महकमा जेल खनाजात की। मैं आपको ये बता दूं कि जब एक बार गिनती बंद हो जाती है मुलाकात के बाद, और ये अमूमन 2 से 3 बजे के दरमियान ये सुपरिटेंडेंट जेल फैसला करता है,
और 2 से 3 बजे के दरमियान ये यानी मुलाकातें ख़त्म करवा के मुलाकातियों को वापस भिजवाने का सिलसिला शुरू हो जाता है मुलाकात शेड से, और कैदियों की गिनती वापस उनकी बैरकों में शुरू हो जाती है। तो उसके बाद मुलाकात नहीं करवाई जाती जब तक कि ऊपर से कोई बहुत अहम हुक्म ना हो। और इसीलिए जो टॉरी कैदी कहलाते हैं जेल में, टॉरी यानी पंजाब का एक लफ्ज़ है, टॉर टप्पा जिसे हम कहते हैं, यानी जो अपनी शान और शौकत दिखाना चाहते हैं, वो इसी तरह के औकात में या छुट्टी के दिनों में मुलाकात को प्रेफरेंस देते हैं। और ये चाहे वो सिफारिश से करें, चाहे वो जेल हुकाम की खिदमत जिसे पाकिस्तान में बुरा नहीं समझा जाता उससे करें, लेकिन बाकी कैदियों पर अपना टॉर टप्पा रखने के लिए कि देखें हम छुट्टी वाले दिन भी मुलाकात कर रहे हैं और हम उस वक्त मुलाकात कर रहे हैं जबकि जेल बंद हो चुकी है। तो उस औकात में भी इमरान खान से मुलाकातें होती रहीं और उनको ऑफ़र की जाती रही। और उसमें एक ऑफ़र ये भी थी कि उनकी सेहत की वजह से वो बैरून मुल्क चले जाएँ, जैसे कि मियाँ नवाज शरीफ जाते रहे हैं। लेकिन इमरान खान ने वो मुज़ाकरात जो थे वो नाकाम हो चुके हैं। ये मैसेंजर सिर्फ यानी कि इस्टेब्लिशमेंट सिर्फ उन लोगों को नहीं जो उनके क्लोज होते थे, बल्कि वो लोग जो इमरान खान के पीटीआई के बड़े क्लोज थे या उनके अहल खाना जिनमें उनकी बहन अलीमा खान भी शामिल हैं, उनके ज़रिए भी ये पैगाम जाते रहे हैं, लेकिन उन्होंने इनको मानने से इनकार कर दिया है। अब 5 नवंबर 2024 को क्यों मैं ये कह रहा हूँ, क्योंकि इस पूरे सिस्टम की जो गारंटी है, इस पूरे सिस्टम की जो बुनियाद है, वो चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के सर पे खड़ी है। अगर ना वो पीटीआई को 13 जनवरी को वो उनका बल्ले का निशान उनसे छीनते, ना उसके बाद इलेक्शन कमीशन उनको इलेक्शन से आउट करता, और ना ही पीटीआई के साथ वो सब कुछ होता, इस वक्त भी वो पार्लियामेंट की सबसे बड़ी जमात है। तमाम तर जो फैशिस्ट हथकंडे इस्तेमाल किए गए फरवरी 2022 से लेकर 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात तक, कि उनके उम्मीदवारों को पंजाब में एक जलसा करने की इजाज़त नहीं थी। केपीके में तो फिर शायद चाहे उन्होंने चंद कॉर्नर मीटिंग्स कर ली हो, पंजाब में एक जलसा या एक कॉर्नर मीटिंग करने की इजाज़त नहीं थी। उन हालात में भी पीटीआई ने जितनी सीटें जीती, वो अलग बात है कि फार्म 45, 47 के ज़रिए फिर ये हुकूमत बनवा दी गई। और अब उनकी मखसूस नशिस्तों के हवाले से भी इस्टेब्लिशमेंट कोशिश कर रही है और हुकूमत कोशिश कर रही है कि उनको वो मखसूस नशिस्तें ना मिल सकें और 2/3 अक्सरियत किसी तरीके से भी हुकूमत को दिलवाई जाए ताकि वो काजी फाइज ईसा की एक्सटेंशन करें, क्योंकि उनकी एक्सटेंशन से ही हमारे आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की एक्सटेंशन जुड़ी हुई है। तो ये 5 नवंबर 2024 से पहले इस्टेब्लिशमेंट को ये महाज जीतने हैं, जिसकी तरफ वो बड़ी कामयाबी से गामजन है। लेकिन एक मकाम पर उनको नाकामी हुई, वो पीटीआई के MNAs को तोड़ने में नाकाम रही। लेकिन इलेक्शन कमीशन बदस्तूर उनके हाथ में है, उनके प्रेशर के नीचे काम कर रहा है, और पार्लियामेंट तो रबर स्टैम्प पार्लियामेंट है, उन्हीं के सर पे खड़ी है, और उसमें भी जो कानून साजी की जा रही है वो उन्हीं के इशारे पे, उन्हीं की ईमा पे, उन्हीं के उस पर की जा रही है। और ये उनके तर्जमान सहाफ़ी बड़े अल्लान फ़ख्रिया बयान करते हैं, ये हुकूमत उसी दिन घर जाएगी चाहे ये अक़लियत की हुकूमत है। वो ये भी मानते हैं कि इमरान खान के पास नशिस्तें ज़्यादा हैं, पीटीआई के पास नशिस्तें ज़्यादा हैं, उनकी अक्सरियत है, लेकिन वो कहते हैं कि उनको कबूलियत नहीं है, यानी इस्टेब्लिशमेंट मुक़तदरा की कबूलियत नहीं है, और मौजूदा हुकूमत को उस वक्त तक जब तक उनकी कबूलियत है कोई हिला भी नहीं सकता। तो अब देखना ये है कि इमरान खान ये वक्त कैसे गुजारते हैं और किस तरह वो प्रेशर बिल्ड करते हैं। आज उस हवाले से एक बहुत अच्छा कदम उठाया गया कि जो सवाबी का जलसा है, कामयाब जलसा है, और उसकी फुटेजेस आपको सोशल मीडिया पे नज़र आ जाएंगी, VPN लगाकर आप देख सकते हैं, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया पे शायद उसकी उस तरह कवरेज ना की जाए। ये एक अच्छा स्टेप था उस जानिब जो वो प्रेशर डाल रहे हैं कि वो फ़ौज से मुज़ाकरात भी करना चाहते हैं। उन्होंने गैर मुल्की खबर एजेंसी को भी इंटरव्यू में कहा कि फ़ौज हमारी है, ये मुल्क हमारा है, मैं सिर्फ चंद शख्सियात के ख़िलाफ़ हूँ, उनके ख़िलाफ़ मैंने तनकीद की है। और उन्होंने ये भी कहा कि फ़ौज से मुज़ाकरात हो सकते हैं अगर ये तस्लीम कर लिया जाए कि मैं 8 फरवरी 2024 का इलेक्शन जीता हुआ हूँ और मेरे ख़िलाफ़ तमाम बोगस मुकदमात ख़त्म किए जाएँ तो फ़ौज से मुज़ाकरात के लिए तैयार हूँ। फ़ौज का मुल्क के निजी शोबों में अहम किरदार है, उनसे अच्छे तल्लुकात रखना होंगे। बतौर इदारा कभी फ़ौज पर तनकीद नहीं की, कुछ शख्सियात पर नाम लेकर तनकीद की, और वो शख्सियात आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर है और DG ISI जनरल नदीम अंजुम और जनरल फैसल नसीर हैं जो DGC है। तो उनके ऊपर उन्होंने यकीनन तनकीद की, नाम लेके तनकीद की, और लेकिन वो आज फिर ये तस्लीम करने के तैयार है कि फ़ौज उनका इदारा है, फ़ौज मुल्क का इदारा है, उससे कोई इख्तलाफ नहीं है। तो अब देखना ये है कि 5 नवंबर 2024 से पहले इमरान खान के साथ जवाब देते हैं या इस्टेब्लिशमेंट के। क्या इमरान खान अपनी मर्ज़ी की शराइत पर मुज़ाकरात करने में कामयाब होते हैं या इस्टेब्लिशमेंट उनको जुगाने में कामयाब होती है,
ये हमें 5 नवंबर 2024 से पहले देखना है, क्योंकि जैसे ही जस्टिस उनके काजी फायज़ साहब रिटायर हुए और नए चीफ जस्टिस आए तो ये पूरा निज़ाम हिल जाएगा। फिर शायद ये असम्बलियाँ भी ना रहें, फिर उन तमाम पटिशन्स पे, उन तमाम इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में फ़ैसले होंगे जिसमें PTI धांधली की शिकायत लेकर या इलेक्शन के नताइज फार्म 45-47 की शिकायत लेकर गई हुई है। मज़ीद खबरें भी आपकी खिदमत में पेश करता रहूँगा। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।